हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का नेक्स्ट एमसीक्यू देखने वाले हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हम कुछ और अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बायलैंग्वेज हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे और उनका हमको क्या करना है, आंसर करना है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी क्षतिग्रस्त चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको किसी भी चीज़ की क्षतिग्रस्त चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। अगर किसी कोई चीज़ है जो टूट गया, जैसे बिल्डिंग का कोई कंपोनेंट टूट गया या ख़राब हो गया है, तो उसको बनाने के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। सॉरी, दोष है, संकट है कि मरम्मत है कि नवीनीकरण है। क्योंकि दोष और संकट तो ये नहीं होता। बात आती है नवीनीकरण की। नवीनीकरण मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन। किसी भी चीज़ को क्या कर देना, रिस्टोर कर देना और ओरिजिनल शेप में ला देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका रिस्टोर भी नहीं है। लेकिन अगले ऑप्शन की बात करते हैं मरम्मत। तो यहाँ पे वो मरम्मत ही वो ऑप्शन है। मरम्मत यानी कि क्या? रिपेयर करके हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, फिर से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर और रिस्टोरेशन में अंतर होता है। रिपेयर में क्या होता है, जो चीज़ों में खराबी रहती है उस खराबी को हम क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्टोरेशन की, तो रिस्टोरेशन में क्या होता है, चीज़ जिस तरह से ओरिजिनल रहती है, जिस तरह से रहती है ओरिजिनल, उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है बिल्कुल उसको उसी स्टेज में हम ला देते हैं। वो हमारा होता है नवीनीकरण बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की लिए बात करते हैं तो सेवा के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाने वाली संरचना को नीचे गिराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, अब वो किसी काम में नहीं है, ठीक है ना, उसमें लोग नहीं रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को नीचे गिराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला रख रखाव, नहीं रख रखाव नहीं होगा। दूसरा क्या है? संरचना की मरम्मत, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है संरचना का विध्वंस। विध्वंस करना मतलब डिमोलिश करना, कि किसी भी संरचना को क्या करना, तोड़ के गिरा देना या उसका विध्वंस करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संरचना का विध्वंस, डिमोलिश ऑफ द स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, डिमोलिश कर देंगे। अगर हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? बोल रहा है किसी वस्तु को उसकी मूल दिशा में वापसी, इसके लिए कदम उठाए गए क्या होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन आपका गलत दे दिया। इसमें ऑप्शन आपका क्या दे दिया है? मरम्मत दे दिया। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, द थिंग्स दैट आर डन टू अचीव दिस। ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसके ओरिजिनल स्टेट में ला देते हैं। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मरम्मत नहीं कहलाता है, रख रखाव भी नहीं कहलाता है, दोष भी नहीं कहलाता। उसका ऑप्शन होगा नवीनीकरण या फिर नवीकरण। नवीकरण का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन होता है। उसका हम क्या कर देते हैं, रिस्टोरेशन कर देते हैं। उसका रिस्टोरेशन करके हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल नया कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नवीकरण ऑप्शन हो सकता है। इसमें जो ऑप्शन दिया इसमें हल्का सा ऑप्शन गलत है, जैसे कि हम लोग को आपको पहले भी हम डिस्कस किए होंगे, तो वो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो प्रारंभिक दोष के कारण विफलता को रोकने और पता लगाने के लिए संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रखरखाव का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का सेंस क्या है, किसी भी बिल्डिंग को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए किस टाइप के मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। निवारक होता है कि नियमित होता है कि आपातकालीन होता है या विशेष होता है। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं और स्पेशल। इनमें से कौन सा आवश्यकता पड़ता है? तो अगर हम बात करते हैं निवारक की, तो हमको निवारक रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये जो भी मेंटेनेंस होता है अपने एक फिक्स टाइम के बाद होता है कि इस टाइम के बाद ये होना है, इस टाइम के बाद ये होना है, ठीक है ना। इनका एक समय फिक्स होता है, उस समय के बाद ये सारी चीज़ें अपने बिल्डिंग्स में होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की।
ठीक है स्टूडेंट, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि डिज़ाइन की गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे आपका कोई सॉरी, आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मिस्टेक हो गया है या फिर जो डिज़ाइन का मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, आपकी बिल्डिंग या आपकी भवन को बनाते समय जो भी उसमें गलतियाँ आ गई हैं तो उसको क्या प्रभावित किया जाता है, किससे प्रभावित किया जाता है? उसको संकट कहते हैं, मरम्मत कहते हैं, कि नवीकरण कहते हैं, कि दोष कहते हैं। तो बिल्डिंग में जो भी खराबियाँ रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम दोष कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निवारक रखरखाव का उद्देश्य क्या है? जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसके पहले हम आपको बताए थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है नागरिक संरचना को बिगड़ने से बचाने के लिए। पहला ऑप्शन भी आपका सही है, नागरिक संरचना को बिगड़ने से बचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है वास्तव में होने से पहले संरचनाओं की विफलताओं को रोकने के लिए, मतलब विफलताओं को रोकने के लिए या गलतियों को रोकने के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक संरचना अपने नियत मिशन को प्राप्त रूप से समर्थन करती है कि नहीं, मतलब जो आपका बिल्डिंग बना है वो एक्चुअली सही है कि नहीं है। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो सारे के सारे चीज़ों को लेकर चलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मरम्मत के सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपेयर? रिपेयर की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? जो हम रिपेयर बिल्डिंग में किसी करते हैं इसमें किस किस प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं, किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो मरम्मत का क्या उद्देश्य है, ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अनावश्यक नुकसान से बचना। बिल्डिंग में जो भी अनावश्यक नुकसान होने वाला है एक उससे बचने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है दोषों के कारण का विश्लेषण, जो भी आपकी बिल्डिंग में दोष हुए हैं उनका एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। संरचनाओं की विफलता के क्या कारण हैं? जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, जो आपके स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन होते हैं उनके विफलताओं का क्या कारण है, वो जो ख़राब होती है उनका क्या कारण है? तो सबसे पहले इसमें दे दिया गया है अनुचित डिज़ाइन। अनुचित डिज़ाइन का मतलब क्या है? फॉल्ट डिज़ाइन। डिज़ाइन में ही कहीं कोई फॉल्ट है, ठीक है। दूसरा आपका क्या दिया है? दोषपूर्ण निर्माण। दोषपूर्ण निर्माण मतलब ये भी क्या है? आपका फॉल्ट डिज़ाइन है, फॉल्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। जो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कंस्ट्रक्शन ही बेकार है। तीसरा क्या है? रख रखाव की कमी। रख रखाव की कमी मतलब क्या है? लैक ऑफ मेंटेनेंस। तो ये तीनों के तीनों रीज़न आपके हो सकते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों रीज़न हो सकते हैं किस चीज़ के लिए? संरचनाओं के विफलता के कारण ये तीनों हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कंक्रीट संरचना में क्रीप पड़ता है। जो कंक्रीट संरचना होता है उसमें जो क्रीप होता है वो क्यों होता है, ठीक है ना। तो किसके होता है? आर्द्रता में वृद्धि के कारण होता है, पानी में वृद्धि के कारण होता है, तापमान में वृद्धि के कारण होता है, कि आर्द्रता में कमी के कारण होता है। जब ह्यूमिडिटी जो होता है, जो हमारी मॉइस्चर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर है जब उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है। तो गर्म होने के कारण ये जो क्रैक्स हैं वो डेवलप होकर आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो किसी भी संरचना के रखरखाव को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं, ठीक है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या है? साइट सिलेक्शन। दूसरा डिज़ाइन फॉल्ट डिज़ाइन। तीसरा क्या है? फॉल्ट कंस्ट्रक्शन। तो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके ऑप्शन होंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। क्योंकि साइट सिलेक्शन भी क्या होता है? साइट सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संरचना के रख रखाव के कारण, ठीक है ना। साइट सिलेक्शन, जो हमारा साइट है वो भी सही जगह होना चाहिए। अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो डिज़ाइन प्रक्रिया, जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी फॉल्ट डिज़ाइन है वो भी हमारा काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है। और तीसरा क्या है? निर्माण त्रुटियाँ, कंस्ट्रक्शन में जो भी गलतियाँ हुई हैं वो। तो ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो डिज़ाइन सामर्थ्य से अधिक ले जाने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना। इसे कहने का सेंस क्या? अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामर्थ्य अगर हम समझ लें कि एक्स है, तो बिल्डिंग के सामर्थ्य को एक्स से ज़्यादा ले जाना। एक्स से ज़्यादा ले जाना मतलब जितना उसका ओरिजिनल सामर्थ्य है उससे ज़्यादा ले जाने के लिए हमको बिल्डिंग में क्या करना पड़ता है?
तो बिल्डिंग में उनको क्या करना पड़ता है, मरम्मत करना पड़ता है, कि पुनर्वास करना पड़ता है, कि बहाली करना पड़ता है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन जो होगा वो रेट्रोफिटिंग का। बिल्डिंग में हमको क्या करना पड़ता है, रेट्रोफिटिंग करना पड़ता है। रेट्रोफिटिंग से की मदद से हम क्या करते हैं, अपने डिजाइन को काफ़ी अच्छे ढंग से बना सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को भी एक अच्छे लेवल तक हम बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार का रखरखाव अपेक्षाकृत निश्चित समय के अंतराल पर दोहराया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा मेंटेनेंस होता है जो आपकी बिल्डिंग में पीरियडिकली होता है, मतलब 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या इस तरीके से होता है। पहला ऑप्शन क्या है, निवारक मेंटेनेंस या फिर प्रिवेंशन, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है, रूटीन मेंटेनेंस या फिर नियमित रखरखाव। इसके नाम से पता चल रहा है रूटीन। एक ये फिक्स टाइम पे, एक फिक्स रूटीन पे इसको किया जाता है। तो जो रूटीन मेंटेनेंस होता है, इसके अंदर आपके घरों में पेंट लगना, पॉलिश रखना, दरवाजे की पॉलिश लगना, ये सारी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी की जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा नियमित रखरखाव। जो आपातकालीन होता है या आपातकालीन स्थिति में जैसे भूकंप आ गया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर घर में आग लग गया, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, आपातकालीन रखरखाव करते हैं। अगर हम स्पेशल की बात करें, चौथे की बात करें, तो चौथा हमारा क्या है, स्पेशल रखरखाव है, ठीक है ना। स्पेशल रखरखाव या फिर विशेष रखरखाव, इसका जो उपयोग होता है, इसको भी हम किसी स्पेशल कंडीशन के लिए ही यूज़ में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो संरचना में दोष या क्षति होने के बाद कौन सा रखरखाव किया जाता है। अगर आपकी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की दोष हो गई है या आपकी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की खराबी आ गई है, तो इनमें से कौन सा रखरखाव है जो आप करेंगे। तो निवारक तो होगा नहीं, इसमें पहले बात तो प्रिवेंशन होगा नहीं। दूसरी बात रूटीन है, रूटीन भी नहीं होगा। तीसरा क्या आपका होता है, उपचारात्मक रखरखाव, ठीक है ना। उपचारात्मक रखरखाव को ही हम प्रेफर करते हैं। अगर हमारी संरचना या बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की दोष है तो उपचारात्मक रखरखाव का ही हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन हालांकि आपका इसका नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। CPM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है ना। ये आपका CMA ED का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लानिंग तथा समय निर्धारण कब किया जाता है। ये भी आपका CMA ED का, तो बता देते हैं। वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले, कोई भी काम जो चालू होना है, कोई भी आपका बिल्डिंग में जो वर्क है वो चालू होना है, तो उसके पहले ही हम इस चीज़ को क्या करते हैं, कर लेते हैं। मानसून आने के बाद सामान्य नुकसान क्या है। देखिए मानसून आने के बाद क्या क्या बिल्डिंग में नुकसान होता है। तो अगर इस चीज़ की हम बात करें तो दीवारों में दरार पड़ सकते हैं, एफ्लोरोसेंस हो सकता है, लकड़ी के कामों में टोस्टिंग आ सकती है, ऐंठन आ सकती है, न्यू का जो हो सकता है सेटलमेंट हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें नहीं लिखी गई हैं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो हमारा बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग नॉर्मली तौर पे वो कितने ईयर के लिए बनाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 100 साल के लिए होता है, ठीक है ना। लगभग 100 साल के लिए होता है, नॉर्मल ऑक्यूपेंसी की बात करें, ठीक है ना। तो इसका आर्थिक जीवन जो होता है वो 100 साल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी RCC की बनी बिल्डिंग होती है वो कितने दिन के लिए होती है। तो लगभग ये भी क्या होता है, लगभग 75 साल के लिए ऐसा मानते हैं। जो हमारा RCC स्ट्रक्चर होता है उसका लाइफ का 75 ईयर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेवा केंद्रों सर्विस सेंटर पर अनुरक्षित मेंटेनेंस महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्योंकि जो भी हमारे सर्विस सेंटर होते हैं या सेवा केंद्र होते हैं उनमें जो हमारा मेंटेनेंस होता है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो उसके लिए कौन सी रजिस्टर होती है जिसको उसको नोट करते हैं। पहला है उत्पादन पत्रक, वित्तीय पत्रक, इनमें से कोई नहीं, और शिकायत रजिस्टर। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिकायत रजिस्टर। शिकायत रजिस्टर ये हमारा क्या होगा, सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो समय के साथ विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, समय के साथ साथ विभिन्न गतिविधियाँ, मतलब समय के साथ जो अलग अलग गतिविधि होती है उसको दिखाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। तो CMD में तो सर ने आपको पढ़ाया होगा, एक बार चार्ट के बारे में आपने सुना होगा। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, बार चार्ट का प्रयोग करते हैं। हिस्टोग्राम अलग चीज़ है और बाकी सारी अलग चीज़ है, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम आपके ऑप्शन की बात करते हैं उसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बार चार्ट। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 खत्म होता है। इसके बाद फिर भी हम 1-2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है।